दी हंगर गेम्स, मुसन्निफा सुज़ैन कॉलिंस। बाब दोम। एक बार मैं एक दरख्त पर बनाए गए शिकार के मोर्चे में बैठी थी, बिल्कुल साकित, इस इंतजार में कि कोई जानवर गुजरे। उसी असना में आंख लग गई और मैं 10 फुट नीचे जमीन पर जा गिरी, सीधी पीठ के बल। यूं महसूस हुआ जैसे उस टक्कर ने मेरे फेफड़ों से सांस की हर रमक निचोड़ ली हो। मैं वहीं पड़ी रही, सांस अंदर लेने, बाहर छोड़ने, किसी भी तरह सांस लेने की जद्दोजहद करती रही। अब भी मेरी कैफियत कुछ ऐसी ही है, जैसे मुझे दोबारा सांस लेना याद करना पड़ रहा हो। मैं बोलने से कासिर हूँ, मुकम्मल तौर पर शस्तर, और वो नाम मेरे जहन के अंदर गूंजता फिर रहा है। कोई मेरा बाजू मजबूती से थामे हुए है, सीम का एक लड़का, और मैं सोचती हूँ शायद मैं गिरने लगी थी और उसने मुझे संभाल लिया। यकीनन कोई गलती हुई होगी, ये नहीं हो सकता। प्रेम हजारों पर्चियों में महज एक थी, उसके चुने जाने के इम्कानात इतने मामूली थे कि मैंने उसके बारे में फिक्र करना भी मुनासिब न समझा था। क्या मैंने सब कुछ नहीं किया था? मैंने खुद टेसरे लिए, उसे ऐसा करने से रोका। एक पर्ची, हजारों में एक पर्ची, किस्मत तो सरासर उसके हक में थी, मगर इसका कोई फायदा न हुआ। कहीं बहुत दूर से मुझे हजूम की नाखुशगवार सरगोशियां सुनाई देती हैं। वही रद्द-ए-अमल जो हमेशा होता है जब 12 साला बच्चे का नाम निकलता है, क्योंकि कोई भी उसे मुनसिफाना नहीं समझता। फिर मैं उसे देखती हूँ, चेहरे का खून जैसे खिंच गया हो, हाथ पहलुओं में मुट्ठियां बने हुए, छोटे मगर अकड़े कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ती हुई मेरे पास से गुजरती है। मैं देखती हूँ कि उसके ब्लाउज की पिछली तरफ दामन से बाहर निकल आई है और उसकी स्कर्ट के ऊपर लटक रही है। यही एक मामूली सा मंजर, ढीला पड़ा हुआ ब्लाउज, मुझे होश में ले आता है। प्रिम, मेरे गले से दबी हुई चीख निकलती है और मेरे उजलात फिर हरकत में आ जाते हैं। प्रिम, मुझे हजूम को धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी बच्चे फौरन रास्ता दे देते हैं, स्टेज तक सीधा रास्ता खुल जाता है। मैं उसे ऐन उस वक्त पकड़ लेती हूँ जब वो सीढ़ियां चढ़ने ही वाली होती है। एक ही झटके में बाजू घुमाकर मैं उसे अपने पीछे कर देती हूँ। मैं रजाकार हूँ, मैं हाँपते हुए कहती हूँ। मैं बतौर खिराज पेश होने के लिए रजाकार हूँ। स्टेज पर कुछ उलझन सी पैदा हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट 12 में दहाइयों से कोई रजाकार सामने नहीं आया, इसलिए तरीक़े कार पर गर्द जम चुकी है। कायदा यह है कि जब पुरा से किसी का नाम निकल आए तो उसी जिन्स का कोई और अहल फर्द, अगर लड़के का नाम निकला हो तो लड़का, अगर लड़की का नाम निकला हो तो लड़की आगे बढ़कर उसकी जगह ले सकती है। बाज इज़्ला में जहां रीपिंग जीतना एक अजीम एजाज समझा जाता है, लोग जान की बाजी लगाने को बेताब होते हैं, इसलिए रजाकार बनने का अमल पेचीदा होता है। मगर डिस्ट्रिक्ट 12 में जहां लफ्ज खिराज तकरीबन लाश का मुतरादिफ है, रजाकार नापैद हैं। बहुत खूब, एफी ट्रिंकेट कहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पहले कुरानंदाजी के फातिह का तारुफ करवाया जाता है, फिर रजाकारों से पूछा जाता है, और अगर कोई सामने आए तो वो खुद भी गैर यकीनी होकर बात अधूरी छोड़ देती हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेयर कहते हैं। उनके चेहरे पर अजियत भरा तासुर है। वो मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, मगर एक धुंधली सी पहचान जरूर है। मैं वो लड़की हूँ जो स्ट्रॉबेरियां लाती है, वो लड़की जिसका जिक्र शायद उनकी बेटी ने कभी किया हो, वो लड़की जो 5 साल पहले अपनी माँ और बहन के साथ सिमटी खड़ी थी जब उन्होंने इसे सबसे बड़ी औलाद को जुर्रत का तमगा अता किया था, उसके बाप के लिए जो कानों में भाप बनकर उड़ गया था। क्या उन्हें याद है? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सख्त लहजे में दोहराते हैं, इसे आगे आने दो। मेरे पीछे प्रिम दीवानगी से चीख रही है। उसने अपनी दबली पतली बाहें शिकंजे की तरह मेरे गिर्द लपेट रखी हैं। नहीं कैटनिप, नहीं, तुम नहीं जा सकती। प्रिम छोड़ो, मैं सख्ती से कहती हूँ, क्योंकि ये सब मुझे अंदर से तोड़ रहा है और मैं रोना नहीं चाहती। आज रात जब रीपिंग की वीडियो दोबारा दिखाई जाएगी, सब मेरी आंखों पर नजर रखेंगे और मुझे आसान शिकार समझा जाएगा, एक कमजोर। मैं किसी को ये तसल्ली नहीं दूंगी। छोड़ो। मैं महसूस करती हूँ कि कोई मुझे मेरी पीठ से खींच रहा है। मुड़कर देखती हूँ तो गेल ने प्रिम को जमीन से उठा लिया है और वो उसकी बाहों में हाथ पांव मार रही है। चलो ऊपर कैटनिप, वो आवाज को संभालते हुए कहता है और फिर प्रिम को मेरी माँ की तरफ ले जाता है। मैं खुद को मजबूत करती हूँ और सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ। वाह शाबाश, एफी ट्रिंकेट खुशी से कहती हैं। यही तो खेलों की रूह है। आखिरकार उनके डिस्ट्रिक्ट में कुछ तो हलचल हुई है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मुश्किल से निगलती हूँ। कैटनिस एवर्डीन, मैं कहती हूँ। मुझे तो पूरा यकीन है वो तुम्हारी बहन थी। हम नहीं चाहते कि वो सारी दाद समेट लें, है ना? आओ सब लोग, हमारी नई खिराज के लिए जोरदार तालियां, एफी ट्रिंकेट चहक कर कहती हैं। डिस्ट्रिक्ट 12 के लोगों के दायमी शरफ के लिए एक शख्स भी तालियां नहीं बजाता, हत्ता कि वो भी नहीं जिनके हाथों में शर्तों की पर्चियां हैं, जो अमूमन बेहिस होते हैं।
शायद इसलिए कि वो मुझे हाब से जानते हैं, या मेरे बाप को जानते थे, या प्रिम से मिले थे, जिससे मोहब्बत न करना मुमकिन नहीं। सो तालियों के जवाब में मैं साकित खड़ी रहती हूँ, जबकि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जुर्रतमंदाना तरीन इख्तिलाफ का इजहार करते हैं। खामोशी, वो खामोशी जो कहती है हम मुत्तफिक नहीं, हम इसकी तायीद नहीं करते, ये सब गलत है। फिर एक ऐसा वाकया पेश आता है जो बिल्कुल गैर मुतवक्के होता है। कम अज कम मुझे तो लगता है, क्योंकि मैंने कभी डिस्ट्रिक्ट 12 को ऐसी जगह नहीं समझा था जो मेरी परवाह करे। लेकिन जब मैं प्रेम की जगह लेने के लिए आगे बढ़ी तो फिजा में कोई तब्दीली आ गई, और अब यूं महसूस होता है जैसे मैं अचानक किसी के लिए कीमती बन गई हूं। पहले एक शख्स, फिर दूसरा, और फिर करीब तमाम हुजूम मेरे बाएं हाथ की 3 दरमियानी उंगलियां होठों से लगाकर मेरी जानिब फैला देता है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक कदीम और शाज़ो नादिर इस्तेमाल होने वाला इशारा है, जो कभी कभी जनाजों पर दिखाई देता है। इसका मतलब शुक्रगुजारी भी है, अकीदत भी, और किसी महबूब को अलविदा कहना भी। अब मेरे आंसू निकलने को हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उसी लम्हे हैमिच लड़खड़ाता हुआ स्टेज पर आ पहुंचता है ताकि मुझे मुबारकबाद दे। इसे देखो, जरा इसे देखो, वो शोर मचाता है और अपना बाजू मेरे कंधों के गिर्द डाल देता है। इतने बिखरे हुए इंसान के लिए वो हैरत अंगेज तौर पर मजबूत है। मुझे ये पसंद है। उसके मुंह से शराब की तेज बू आ रही है, और काफी अरसा हो गया है कि उसने गुस्ल भी नहीं किया। इसमें बहुत सा वो कुछ देर तक लफ्ज ढूंढता रहता है। हौसला, वो फातिहाना अंदाज में कहता है, तुम सबसे ज्यादा। वो मुझे छोड़ देता है और स्टेज के अगले हिस्से की तरफ बढ़ता है। तुम सबसे ज्यादा। वो सीधा एक कैमरे की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है। क्या वो हाजिरीन से मुखातिब है या इतना मदहोश है कि वाकई दारुल हुकूमत को ललकार रहा है? मुझे कभी मालूम न हो सकेगा, क्योंकि जैसे ही वो बात आगे बढ़ाने के लिए मुंह खोलता है, हैमिच स्टेज से नीचे जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। वो घिनौना है, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ। जब तमाम कैमरे खुशी खुशी उसी पर मरकूज हो जाते हैं तो मुझे इतना वक्त मिल जाता है कि गले में अटकी हुई सिसकी को दबा सकूं और खुद को संभाल लूं। मैं अपने हाथ पीछे बांध लेती हूँ और दूर खला में नजरें जमा देती हूँ। मुझे वो पहाड़ियां दिखाई देती हैं जिन पर मैं आज सुबह गेल के साथ चढ़ी थी। एक लम्हे को दिल में ख्वाहिश जागती है, हम दोनों के यहाँ से निकल जाने का ख्याल, जंगलों में अपनी राह बना लेने का तसव्वुर। मगर फिर मुझे यकीन हो जाता है कि भाग न जाने का मेरा फैसला दुरुस्त था, क्योंकि अगर मैं न होती तो प्रिम के लिए कौन रजाकार बनता। हैमिच को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया जाता है और एफी ट्रंकेट दोबारा कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। क्या ही पुरजोश दिन है, वो गुनगुनाती हुई कहती है और अपनी विग सीधी करने लगती है जो बुरी तरह दाईं जानिब झुक चुकी है। और अभी मजीद जोश बाकी है। अब वक्त है हमारे लड़के के खराज के इंतखाब का। अपने बालों की बिगड़ती हालत को काबू में रखने की वाज़ेह कोशिश करते हुए वो एक हाथ सर पर रखती है, लड़कों के नामों वाले गोले तक जाती है और पहली ही पर्ची निकाल लेती है। तेजी से वापस मिंबर तक पहुंचती है और मुझे गेल की सलामती की दुआ करने का मौका भी नहीं मिलता कि वो नाम पढ़ देती है। पीटर मिलर्क। पीटर मिलर्क? ओह नहीं, मैं सोचती हूँ, वो नहीं, क्योंकि ये नाम मैं जानती हूँ, अगरचे मैंने कभी उसके मालिक से बराह रास्त बात नहीं की। पीटर मिलर्क? नहीं, आज किस्मत मेरे साथ नहीं है। मैं उसे देखती हूँ जब वो स्टेज की तरफ बढ़ता है। दरमियाना कद, मजबूत जिस्म, राख जैसे सुनहरी बाल जो पेशानी पर लहरों की सूरत बिखरे हुए हैं। लम्हे का सदमा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। उसकी कोशिश नुमाया है कि वो अपने जज्बात पर काबू रखे, मगर उसकी नीली आंखों में वही खौफ है जो मैंने शिकार की आंखों में बारहा देखा है। फिर भी वो साबित कदमी से स्टेज पर चढ़ता है और अपनी जगह ले लेता है। एफी ट्रंकेट रजाकारों के लिए पूछती है, मगर कोई आगे नहीं आता। उसके 2 बड़े भाई हैं, मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें बेकरी में देखा है, लेकिन एक अब शायद बहुत बड़ा हो चुका है और दूसरा ऐसा नहीं करेगा। ये मामूल की बात है। रीपिंग के दिन खानदानी मोहब्बत अक्सर एक हद से आगे नहीं बढ़ती। जो मैंने किया वो गैर मामूली था। मेयर हर साल की तरह इस मौके पर तवील और उकता देने वाला मुआहिदा गद्दारी पढ़ना शुरू करता है। ये लाजिम है, मगर मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन रही। वही क्यों, मैं सोचती हूँ, फिर खुद को समझाने की कोशिश करती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटर मिलर्क और मैं दोस्त नहीं हैं, हम हमसाए भी नहीं, हम बात तक नहीं करते। हमारी वाहिद हदी की मुलाकात बरसों पहले हुई थी। गालिबन वो इसे भूल चुका होगा, मगर मैं नहीं भूली और जानती हूँ कि कभी भूल न सकूंगी। वो बदतरीन जमाना था। जनवरी की वो तल्ख सर्दी जो किसी को याद हो, उससे 3 महीने पहले मेरे वालिद कान के हादसे में मारे गए थे। उनकी मौत की बेहिसी गुजर चुकी थी और दर्द अचानक मुझ पर हमला आवर होता, मुझे दोहरा कर देता, मेरे जिस्म को सिसकियों से झंझोड़ देता। तुम कहाँ हो? मैं दिल ही दिल में चीखती।
तुम चले कहाँ गए? मगर यकीनन कभी कोई जवाब न आया। डिस्ट्रिक्ट 12 ने उनकी मौत के इवज में हमें थोड़ी सी रकम दी थी, इतनी के 1 महीने के सोग का खर्च निकल जाए, जिसके बाद मेरी माँ से तवक्को की जाती थी कि वो काम शुरू कर दे। मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो बस एक कुर्सी पर टेक लगाकर बैठी रहती या अक्सर अपने बिस्तर पर कंबल में सिमटी रहती, नजरें किसी दूर नुक्ते पर जमी रहती। कभी कभी वो हिलती जैसे किसी फौरी मकसद ने उसे उठाया हो, मगर फिर दोबारा साकित हो जाती। प्रेम की कोई मन्नत समाजत उस पर असर न करती। मैं खौफजदा थी। अब जाकर समझ आता है कि मेरी माँ गम के किसी सियाह जहान में कैद थी, मगर उस वक्त मुझे बस इतना मालूम था कि मैंने न सिर्फ बाप बल्कि माँ भी खो दी है। 11 बरस की उम्र में और प्रेम महज 7 साल की थी, मैंने खानदान की सरबराही संभाल ली। कोई और रास्ता नहीं था। मैं बाजार से खाना लाती, जितना आता पकाती और कोशिश करती कि प्रेम और मैं देखने में काबिले कबूल हैं, क्योंकि अगर ये राज खुल जाता कि मेरी माँ अब हमारी देखभाल के काबिल नहीं रही तो डिस्ट्रिक्ट हमें उससे जुदा करके कम्युनिटी होम भेज देता। मैं स्कूल में उन बच्चों को देखकर बड़ी हुई थी। उदासी, गजब भरे हाथों के निशान उनके चेहरों पर, वो नाउमीदी जो उनके कंधों को झुका देती थी। मैं प्रेम के साथ ऐसा कभी नहीं होने दे सकती थी। मेरी प्यारी नन्ही प्रेम, जो मेरे रोने पर खुद भी रोने लगती थी, वजह जाने बगैर, जो स्कूल जाने से पहले मेरी माँ के बाल संवारती और गूंथती थी, जो अब भी हर रात मेरे वालिद के शेविंग आईने को चमकाती थी, क्योंकि उन्हें सीम की हर चीज पर जम जाने वाली कोयले की गर्द सख्त नापसंद थी। कम्युनिटी होम उसे कीड़े की तरह मसल देता, इसलिए मैंने हमारी हालत को राज ही रखा। मगर रकम खत्म हो गई और हम आहिस्ता आहिस्ता भूख से मरने लगे। इसे बयान करने का कोई और तरीका नहीं। मैं खुद को तसल्ली देती रही कि बस मई तक, सिर्फ 8 मई तक बर्दाश्त कर लूं तो मैं 12 बरस की हो जाऊंगी और टेसरे के लिए एनरोल करा सकूंगी और वो कीमती अनाज और तेल हमें मिल जाएगा। मगर अभी कई हफ्ते बाकी थे, तब तक हम मर भी सकते थे। डिस्ट्रिक्ट 12 में भूख से मर जाना कोई अनोखा अंजाम नहीं। कौन है जिसके शिकार न देखे हों? वो बूढ़े जो काम नहीं कर सकते, वो बच्चे जिनके खानदान बहुत बड़े और खुराक बहुत कम होती है, कानों में जख्मी होने वाले लोग सड़कों पर लड़खड़ाते हुए, और फिर एक दिन तुम उन्हें किसी दीवार से टेक लगाए बेहरक पाते हो या मैदान में पड़े देखते हो। किसी घर से रोने की आवाज आती है और अमन के मुहाफिज लाश उठाने आते हैं। सरकारी तौर पर मौत की वजह कभी भूख नहीं लिखी जाती, हमेशा नज़ला या सर्दी की शिद्दत या नमोनिया। मगर इस फरेब में कोई नहीं आता। पीटर मिलर से मेरी इस दोपहर की मुलाकात को बारिश बर्फीले पर्दों की तरह बेरहमी से बरस रही थी। मैं शहर में थी, आवामी बाजार में प्रेम के पुराने बोसीदा बचपन के कपड़े बदलने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई खरीदार न मिला। अगरचे मैं कई बार अपने वालिद के साथ हाप जा चुकी थी, मगर तन्हा इस खुरदरे और सख्त जगह में कदम रखने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। बारिश मेरे वालिद की शिकारी जैकेट के आर पार उतर चुकी थी और मैं हड्डियों तक सर्द हो गई थी। 3 दिन से हमारे यहाँ उबला हुआ पानी ही पिया जा रहा था, जिसमें मैंने अलमारी के पिछले हिस्से से मिलने वाली सूखी पुदीने की चंद पत्तियों का जायका शामिल कर दिया था। जब बाजार बंद होने लगा तो मैं इतनी जोर से कांप रही थी कि प्रेम के कपड़ों का गट्ठा मेरे हाथ से छूटकर कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। मैंने उसे उठाने की कोशिश न की, इस खौफ से कि कहीं गिर पड़ी तो दोबारा खड़ी ना हो सकूं। फिर ये भी हकीकत थी कि उन कपड़ों का खरीदार कोई न था। मैं घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि घर में मेरी माँ थी, मुर्दा आंखों वाली, और मेरी नन्ही बहन, जिसके गाल पिचक चुके थे और होंठ फटे हुए थे। मैं इस कमरे में कदम नहीं रख सकती थी जहां कोयला खत्म होने के बाद जंगल के किनारे से चुनी हुई गीली टहनियों से जलती हुई धुआं देती आग थी, और मेरी बाहें हर उम्मीद से खाली थीं। यूं मैं दुकानों के पीछे कीचड़ भरी गली में लड़खड़ाती फिरने लगी, जहां शहर के अमीर तरीन लोग खरीदो फरोख्त करते थे। ताजिर अपनी दुकानों के ऊपर ही रहते थे। यूं मैं दरअसल उनके पिछवाड़े में थी। मुझे याद है बागीचों की वो शक्लें जो अभी बहार की काश्त के लिए तैयार नहीं की गई थी। किसी बाड़े में एक आध बकरी, एक भीगा हुआ कुत्ता जो खूंटे से बंधा था, कीचड़ में शिकस्ता होकर सिमटा बैठा था। डिस्ट्रिक्ट 12 में चोरी की हर सूरत ममनू है और उसकी सजा मौत है, मगर मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद कूड़ेदानों में कुछ मिल जाए, क्योंकि वो तो जायज समझे जाते थे। मुमकिन है कसाब के यहाँ कोई हड्डी पड़ी हो या सब्जी वाले के यहाँ सड़ी हुई सब्जियां, ऐसी चीजें जिन्हें मेरे खानदान के सिवा कोई खाने पर आमादा ना होता। बदकिस्मती से कूड़ेदान अभी अभी खाली किए जा चुके थे। जब मैं नानबाई की दुकान के पास से गुजरी तो ताज़ा रोटी की खुशबू इतनी शदीद थी कि मुझे चक्कर आने लगे। तनूर पिछली तरफ थे और खुले बावर्ची खाने के दरवाजे से सुनहरी रोशनी बाहर बह रही थी। मैं हरारत और उस लजीज खुशबू के सहर में खड़ी रह गई, यहाँ तक कि बारिश ने मुदाखलत की, अपनी बर्फीली उंगलियां मेरी पीठ पर फेरती हुई और मुझे फिर से हकीकत में लौटा लाई। मैंने नानबाई के कूड़ेदान का ढक्कन उठाया और उसे बेदाग बेरहम हद तक खाली पाया।
अचानक कोई मुझ पर चीखने लगा। मैंने सर उठाकर देखा तो नानबाई की बीवी थी। मुझे भगाने को कह रही थी, धमकी दे रही थी कि अमन के मुहाफिजों को बुला लेगी और शिकवा कर रही थी कि उसे सीम के इन बच्चों से सख्त नफरत है जो उसके कूड़े में हाथ मारते फिरते हैं। उसकी बातें बदसूरत थीं और मेरे पास कोई जवाब न था। मैंने आहिस्तगी से ढक्कन वापस रखा और पीछे हटने लगी तो उसकी पीठ के पीछे से झांकता हुआ एक लड़का मेरी नजर में आ गया, सुनहरे बालों वाला। मैंने उसे स्कूल में देखा था, वो मेरी ही जमात में था, मगर मैं उसका नाम नहीं जानती थी। वो शहर के बच्चों के साथ रहता था तो मैं कैसे जानती। उसकी माँ बड़बड़ाती हुई बेकरी में वापस चली गई, मगर लगता है वो मुझे देख रहा था, क्योंकि जब मैं उनके सूर के बाड़े के पीछे से गुजरी और एक पुराने सेब के दरख्त के दूसरी जानिब टेक लगाकर खड़ी हुई तो वो वहीं था। तब जाकर यह एहसास पूरी तरह जागुजी हुआ कि मैं घर ले जाने को कुछ भी ना रखती हूँ। मेरे घुटने जवाब दे गए और मैं दरख्त के तने से फिसलती हुई उसकी जड़ों तक जा बैठी। ये सब हद से बढ़ गया था। मैं बहुत बीमार, बहुत कमजोर और बहुत थकी हुई थी। ओह, कितनी थकी हुई। मैंने सोचा इन्हें अमन के मुहाफिज बुला लेने दो और हमें कम्युनिटी होम ले जाएं, या इससे भी बेहतर मुझे यहीं बारिश में मर जाने दो। बेकरी के अंदर किसी चीज के टकराने की आवाज आई, फिर उसी औरत की चीख और किसी जर्ब की आवाज, और मैंने धुंधले से सोचा कि आखिर हो क्या रहा है। कीचड़ में छप छप करती कदमों की आवाज मेरी तरफ बढ़ी और मैंने सोचा वही है, वो मुझे लाठी के हाँकने आ रही है। मगर वो नहीं थी, वो लड़का था। उसकी बाहों में रोटी के 2 बड़े बड़े पांव थे जिनकी परतें सियाह जल चुकी थीं। यकीनन वो आग में गिर गए थे। उसकी माँ चिल्ला रही थी, इसे सूर को खिला दो अहमक। क्यों नहीं? जली हुई रोटी कोई भला आदमी नहीं खरीदता। वो जले हुए हिस्सों को फाड़ फाड़ कर नांद में फेंकने लगा। सामने की बेकरी की घंटी बजी और माँ किसी गाहक की मदद को गायब हो गई। लड़के ने मेरी तरफ एक नजर तक न डाली, मगर मैं उसे देख रही थी, रोटी की वजह से और उस लाल निशान की वजह से जो उसके गाल की हड्डी पर उभरा हुआ था। उसने उसे किस चीज से मारा होगा? मेरे वालिदैन ने कभी हमें नहीं मारा था, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लड़के ने एक नजर पीछे बेकरी की तरफ डाली, जैसे रास्ता साफ होने की जांच कर रहा हो। फिर सूर की तरफ मुतवज्जे रहते हुए उसने एक रोटी मेरी तरफ उछाली। फौरन ही दूसरी भी आ गई और वो कीचड़ में छप छप करता वापस बेकरी की तरफ गया। बावर्ची खाने का दरवाजा पीछे से मजबूती से बंद कर लिया। मैं हैरत से रोटियों को तकती रह गई। वो ठीक थी, बल्कि कामिल, सिवाय जले हुए हिस्सों के। क्या इसका मतलब था कि वो मेरे लिए थी? जरूर था, क्योंकि वो मेरे कदमों में पड़ी थी। इससे पहले कि कोई इस वाकये का गवाह बने, मैंने रोटियां कमीज के नीचे छुपा लीं, शिकारी जैकेट को अपने गिर्द कस लिया और तेजी से वहां से हट गई। रोटियों की गर्माहट मेरी जिल्द में उतर रही थी, मगर मैंने उन्हें और मजबूती से थाम लिया, जिंदगी को थामे हुए। जब मैं घर पहुंची तो रोटियां कुछ ठंडी हो चुकी थी, मगर अंदर से अब भी गर्म थी। मैंने उन्हें तेज पर रखा तो प्रिम के हाथ फौरन एक टुकड़ा तोड़ने को बढ़े, मगर मैंने उसे बिठाया, माँ को भी जबरदस्ती टेबल पर ले आई और गर्म चाय उंडेली। मैंने जला हुआ हिस्सा खुरचकर अलग किया और रोटी काटी। हमने एक पूरी रोटी स्लाइस बाय स्लाइस खा ली। वो उम्दा भरपूर रोटी थी, किशमिश और गरियों से भरी हुई। मैंने कपड़े आग के पास सुखाने को डाले, बिस्तर में घुस गई और बेख्वाब नींद में डूब गई। अगली सुबह तक ये ख्याल मेरे जहन में आया ही नहीं कि शायद उस लड़के ने जानबूझकर रोटी जलाई हो, शायद जानते बूझते पांव आग में डाले हों, सजा का खतरा मोल लिया हो और फिर वो मुझे दे आया हो। मगर मैंने ये सोच झटक दी, ये महज हादसा होगा। वो ऐसा क्यों करता? वो तो मुझे जानता तक न था। फिर भी महज रोटी मेरी तरफ उछाल देना भी एक अजीम मेहरबानी थी, ऐसी मेहरबानी जो पकड़े जाने पर यकीनन मार का सबब बनती। मैं उसके अमल की तौजीह न कर सकी। हमने नाश्ता रोटी के कतले खाकर किया और स्कूल की तरफ चल पड़े, गोया रातों रात बाहर आ गई हो। गर्म शीरीन हवा, रुई जैसे बादल। स्कूल में राहदारी में उस लड़के से सामना हुआ। उसका गाल सूजा हुआ था और आंख स्याह पड़ चुकी थी। वो अपने दोस्तों के साथ था और उसने किसी तरह मेरी तरफ इल्तिफात न किया। मगर उसी दोपहर जब मैं प्रिम को साथ लेकर घर की तरफ रवाना हुई तो मैंने उसे स्कूल के सहन के पार से मुझे घूरते पाया। हमारी नजरें एक लम्हे को मिली, फिर उसने रुख मोड़ लिया। मैं शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और तब मैंने उसे देखा, साल का पहला डैंडेलाइन। मेरे जहन में जैसे एक घंटी बज उठी। मुझे अपने वालिद के साथ जंगल में गुजारे हुए वो घंटी याद आ गए और मैं जान गई कि हम कैसे जिंदा रहेंगे। आज तक मैं इस रब्त को अपने दिलो दिमाग से जुदा नहीं कर सकी। उस लड़के, पीटा मिलार्क और उस रोटी के दरमियान जिसने मुझे उम्मीद दी थी, और उस डैंडीलाइन के दरमियान जिसने मुझे याद दिलाया था कि मैं मुकद्दर के हाथों हारी हुई नहीं हूँ। एक से ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि स्कूल की राहदारी में मुड़ते हुए मैंने उसकी नजरें अपनी तरफ जमी पाईं, जो फौरन ही झपट कर हट जाती थीं। मुझे यूं लगता है जैसे मैं उसकी मकरूज हूं और मुझे लोगों की मकरूजी सख्त नापसंद है। शायद अगर मैंने किसी मौके पर उसका शुक्रिया अदा कर दिया होता तो आज ये कश्मकश इतनी शदीद न होती।
मैंने 2-1 बार सोचा भी, मगर कभी मुनासिब मौका मैसर न आया। और अब तो वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें एक मैदान में फेंका जाने वाला है जहां लड़ाई मौत तक होगी। आखिर ऐसे में मैं शुक्रिया अदा करने की गुंजाइश कहाँ निकालूं? किसी का गला काटते हुए अगर मैं शुक्रिया कहने की कोशिश करूं तो वो इखलास कहाँ से आएगा? मैर मुआहिदे गदारी की उक्ता देने वाली करात मुकम्मल करता है और पीटा और मुझे हाथ मिलाने का इशारा करता है। उसके हाथ इन रोटियों की तरह मजबूत और गर्म हैं। पीटा सीधा मेरी आंखों में देखता है और मेरा हाथ इस तरह दबाता है जैसे तसल्ली देना चाहता हो, या शायद ये महज घबराहट की एक जुम्बिश हो। कौमी तराने की धुन के साथ हम दोनों हुजूम की तरफ रुख करते हैं। खैर, मैं सोचती हूँ हम 24 होंगे। इम्कानात यही हैं कि इससे पहले कोई और उसे मार डालेगा कि मैं ऐसा करूं। अलबत्ता हालिया दिनों में किस्मत के इम्कानात कुछ ज्यादा काबिल एतमाद नहीं रहे।